सो गाइस हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स। तो इस लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड कोन अबाउट अ स्लांटेड एक्सिस, और दिस इज एन एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू द सरफेस ऑफ द कोन। तो कोन की सरफेस से ही पास करती है एक्सिस। जैसा आपको दिख रहा है इस एक्सिस को नाम दिया है मैंने ए, और इसके अबाउट जो कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा आई ए। ठीक है। और इस कोन की जो हाइट है वो कितनी है, एल है, और सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन इज थीटा। सो वी नीड टू कैलकुलेट आई ए। तो अपना जनरल क्या रहता है तरीका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का। तो अभी तक जितने मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन ने निकाले सब में अपना जनरल तरीका था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू डी एम मल्टीप्लाइड बाय आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और इसका इंटीग्रल। आर परपेंडिकुलर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट डी ए फ्रॉम द गिवन एक्सिस जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। डीएम वगैरह का छोड़ो, इसकी आप ये सॉलिड कोन है तो इसकी वॉल्यूम मास डेंसिटी को आप रो ले सकते हैं। ठीक है, बस उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं फिर भी। अब बात करते हैं आर परपेंडिकुलर की। तो सबसे पहले अपन को यहाँ पे ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना पड़ेगा। तो एक काम किया मैंने यार, मैंने इसको सेट किया 0,0,0 और ये है अपनी एक्सिस। ठीक है, और मैंने बोला इस तरफ, मतलब इस कोन की हाइट वाली तरफ मैंने ली पॉजिटिव जेड एक्सिस, राइट। और नीचे की तरफ मैंने ली, मतलब इस तरफ मैंने क्या लिया, अपनी वाई एक्सिस। और बोर्ड के प्लेन से बाहर कौन सी एक्सिस आ रही है, एक्स एक्सिस। तो आर परपेंडिकुलर स्क्वायर निकालने का तरीका क्या होता है यार, दैट इज मॉड आर स्क्वायर माइनस आर वेक्टर डॉट डी कैप का स्क्वायर। डी कैप इज द यूनिट वेक्टर जो कि एक्सिस के डायरेक्शन में है। तो एक्सिस अपनी ये रही, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए, तो ये एंगल भी थीटा है, राइट। और अपन को इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए, तो डी कैप अपने को डायरेक्टली दिख रहा है। तो अकॉर्डिंग टू आर ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम वी कैन से दैट दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी cos थीटा k cap. So it is cos theta k cap and plus sin theta j cap, right? This is the value of d cap. तो d cap क्या है, d cap एक यूनिट वेक्टर है जो कि अपनी एक्सिस की डायरेक्शन में है। फाइन। तो अब बात करते हैं अपन आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपन को निकालना है। तो मैंने क्या किया, कोन में कोई सा भी जनरल पॉइंट कंसीडर किया जिसके कोऑर्डिनेट्स थे x, y, z। तो ये 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है, तो अकॉर्डिंगली आर वेक्टर जो होगा दैट इज गोइंग टू बी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो मॉड आर स्क्वायर बताओ कितना होगा, मॉड आर स्क्वायर कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इतना हो चुका है। आर वेक्टर अपन को पता है, डी कैप अपने को पता है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपन ले सकते हैं। और दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो अपन डायरेक्टली आर परपेंडिकुलर की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं। तो मॉड आर स्क्वायर लिखो आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस आर वेक्टर डॉट डी कैप। तो आर वेक्टर डॉट डी कैप इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है अपने को, तो आई कैप वाला कॉम्पोनेंट जीरो हो जाएगा, तो बचेगा जेड कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और इसका अपन को करना है स्क्वायर, राइट। तो इस चीज को वैल्यूएट करते हैं फटाफट से। तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही लिखना पड़ेगा अपने को, राइट। एंड वाई स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज गोइंग टू बी कॉस स्क्वायर थीटा। जेड स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज गोइंग टू बी साइन स्क्वायर थीटा। एंड माइनस 2 वाई जेड कॉस थीटा साइन थीटा, तो साइन 2 थीटा बन जाएगा अपने पास, दैट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और वाई जेड अपने पास अलग से बच जाएगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ आर परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब अपन को क्या निकालना है, अपन को तो निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड कोन अबाउट एक्सिस ए व्हिच इज आई ए। सो लेट्स इंटीग्रेट इट। सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस जेड स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे अपन को क्या लगाना है, एक यहाँ पे अपन को लगाना है डीएम माइनस इंटीग्रल ऑफ व्हाट, साइन 2 थीटा इनटू वाई जेड डीएम। एंड वी नो बाय सिमेट्री दिस टर्म इज जीरो, मल्टीपल टाइम्स अपन कर चुके हैं। तो हर लेक्चर में अपनी वाई जेड एक्स वाई वाली जो टर्म्स है वो जीरो आ रही है, क्योंकि मैं बता चुका हूं आपको सिग्मा और द समीशन ऑफ प्रोडक्ट्स इज जीरो। क्योंकि हर एलिमेंट, हर डीएम एलिमेंट जो y कॉमा जेड पे सिचुएटेड है उसका एक काउंटर पार्ट होगा माइनस वाई कॉमा प्लस जेड पे भी। तो उस हिसाब से तो प्लस वाई जेड माइनस वाई जेड बिकम जीरो, सो दैट इज द समीशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो फाइनली अपने पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू ये आती है। अब अपन ने जो वाई दिस इज अ 4 स्टार प्रॉब्लम, तो आपको वीडियो पॉज करके सोचना जरूर चाहिए कि प्रॉब्लम 4 स्टार क्यों है। अब अपन यहाँ पे आके अटक जाते हैं, हाउ टू प्रोसीड। अब आपको सोचना पड़ेगा, क्या सोचना पड़ेगा, देखो अपन को याद है जब अपन ने निकाला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ क्यूब अबाउट एनी एक्सिस, राइट। तो उस लेक्चर का टाइटल भी यही कि क्यूब अबाउट एनी एक्सिस। सो दैट इज अ 3 स्टार प्रॉब्लम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ क्यूब अबाउट एनी एक्सिस। तो वहां पे अपन ने क्या किया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एम का जो इंटीग्रल था उसको अपन ने बोला था आई जेड, दिखती सी बात है। वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डी एम का इंटीग्रल क्या बोला था अपन ने,
आई एक्स, है ना। इस तरह से अपन ने प्रॉब्लम को ब्रेक किया था और बाद में अपन ने बोला था आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई इज इक्वल टू आई जेड, राइट। बट यहाँ पे अपने पास में कुछ बन नहीं रहा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर को मैं नहीं लिख सकता हूँ कुछ भी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ क्या, आई जेड, है ना। लेकिन अपने पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कहीं भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो वी नीड टू लीवरेज दिस टूल, we need to leverage this tool by using the symmetry exploitation. We need to exploit the symmetry of this cone. अपन जानते हैं ये जो कोन है ये बेस के अबाउट सिमेट्रिकल है। किस तरह से सिमेट्रिकल है, मैं आपसे कहता हूं कि अगर मैं y एक्सिस की जगह लिख दूं x एक्सिस और x एक्सिस की जगह लिख दूं y एक्सिस, तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा? यस। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, इसको आप बोलो इक्वेशन नंबर 1, और मैंने एक और इक्वेशन बनाई कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस a व्हिच इज आई ए, दैट इज गोइंग टू बी इंटीग्रल ऑफ y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस z स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इनटू dm, राइट। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, है ना। तो इसका प्रूफ आपको देना है, देखो y को x से रिप्लेस कर दिया और x को y से रिप्लेस कर दिया तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही रहने वाला है। तो ऐसा करने से चेंज क्या आएगा क्वेश्चन में, देखो अगर अपन ऐसा करते हैं तो उस हिसाब से अपना r वेक्टर तो सेम ही रहेगा, दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी जनरल पॉइंट वेयर dm इज लोकेटेड, राइट। सो दिस इज आर वेक्टर, मॉड आर स्क्वायर भी चेंज नहीं होगा, चेंज होगा आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। किस तरह से चेंज होगा ये, क्योंकि डी कैप डॉट आर वेक्टर चेंज होगा, है ना। डी कैप जो है वो अपना नया वाला डी कैप, मतलब मैं कह रहा हूं आपसे इस तरफ तो मेरी वाई एक्सिस है और नीचे की तरफ मेरी एक्स एक्सिस है, तो जो यूनिट वेक्टर होगा दैट इज गोइंग टू बी कॉस थीटा के कैप प्लस साइन थीटा, व्हाट, साइन थीटा आई कैप, क्योंकि नीचे की तरफ अब ये वाली एक्सिस है। तो इसका आर वेक्टर के साथ जब आप डॉट लेंगे तो आर वेक्टर डॉट डी कैप जो होगा, तो आर वेक्टर डॉट डी कैप अपन डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो के कैप वाला कंपोनेंट सेम रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी जेड कॉस थीटा, आई कैप और आई कैप को मल्टीप्लाई करोगे तो बचेगा एक्स साइन थीटा, राइट। सो दिस इज आर वेक्टर डॉट डी कैप। तो आर वेक्टर डॉट डी कैप की वैल्यू पहले जेड कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा आ रही थी, इस बार जेड कॉस थीटा प्लस एक्स साइन थीटा आ गई है। इसका जब अपन स्क्वायर ओपन करेंगे तो जेड स्क्वायर वाली टर्म को कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और जो अपना वाई स्क्वायर के साथ कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा था, है ना, उस बार एक्स स्क्वायर के साथ कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, क्योंकि अपन कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर को तो बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो दिस इज एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एक टर्म ये आ चुकी है, देखो ये एक टर्म, है ना। और वाई स्क्वायर एज इट इज बच जाएगा उधर अपने पास में, यहाँ पे वाई स्क्वायर, इसके साथ कुछ कॉमन लेने के लिए है ही नहीं, ये टर्म आ गई। बचा जेड स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो जेड स्क्वायर के लिए भी सेम करना पड़ेगा, जेड स्क्वायर एक उधर से भी तो आया जेड स्क्वायर, तो कॉमन लिया जेड स्क्वायर को तो बचा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सो दैट बिकम्स जेड स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये टर्म भी आ गई। तो बेसिकली अपन ने क्या किया, अपन ने अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले टूल को लीवरेज किया है बाय यूजिंग द सिमेट्री एक्सप्लॉइटेशन, राइट। सो फार सो गुड। अपन आई ए के लिए 2 इक्वेशंस बना चुके हैं। ऐसा क्यों किया अपन ने, ताकि अपन अब इसको सॉल्व कर सके। अब अपन इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर देंगे। तो यार 1 और 2 को ऐड करोगे तो 2 टाइम्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ए व्हिच इज 2ia। नाउ दिस इज द इंटीग्रल ऑफ व्हाट, तो देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आ गया, है ना, इनको अपन ऐड कर रहे हैं बेसिकली इस बार। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आ जाएगा क्या, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर का आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सो मैंने क्या किया, मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डी एम, पहली टर्म ये। दूसरी टर्म की बात करेंगे तो बची सिर्फ ये वाली टर्म, तो उसका तो आपको डबल करना ही है, तो 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू इंटीग्रल ऑफ जेड स्क्वायर डी एम, राइट। तो अब अपना अपन ने जो चीज ये की, इससे अपन को क्या प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट ये हुआ कि अब अपन इस चीज को डायरेक्टली लिख सकते हैं आई जेड। सो वी नो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सॉलिड कोन अबाउट द जेड एक्सिस। अपन निकाल चुके हैं 2 तरीकों से, आपको याद होगा, यूजिंग ट्रिपल इंटीग्रेशन एज वेल एज अपना जो नॉर्मल डिफरेंशियल वाला तरीका होता है, बहुत सारे डिस्क को लेके अपन ने ऐड कर दिया था। दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कोन अबाउट द जेड एक्सिस। अब बात करते हैं इसकी, तो इंटीग्रल जेड स्क्वायर डीएम अपन को इवैल्यूएट करना है, तो लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ऑफ जेड स्क्वायर डीएम। तो इंटीग्रल जेड स्क्वायर एज इट इज है, डीएम की बात अगर अपन करें तो जेड क्या है, व्हाट इज जेड, तो व्हाट इज जेड, है ना। तो इस तरफ अपन जाते हैं तो ये है प्लस जेड, लेकिन उस तरफ अपनी माइनस जेड एक्सिस आ जाएगी। तो मैं किसी भी पॉइंट पे गया जिसके कोऑर्डिनेट्स थे 0,0, माइनस जेड, यहां तक मैं गया, मतलब यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी है, जेड है। तो यहां से यहां तक की जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी है, जेड टैन थीटा। अब देखो जेड के हिसाब से डीएम को ऐसा लेना पड़ेगा ताकि डी जेड आए, ताकि जेड के रेस्पेक्ट में अपन इंटीग्रेट कर सके। तो सारे डिस्क को अपन को ऐड करना पड़ेगा यार। तो यहां से लेके मैंने डीजेड थिकनेस की एक डिस्क ली है, मतलब आई हैव टेकन अ फ्रस्टम, एंड इस फ्रस्टम का जो वॉल्यूम होगा डीवी, वो एक सिलेंड्रिकल डिस्क के बराबर होगा, सिलेंड्रिकल डिस्क के वॉल्यूम के बराबर होगा।
राइट। सो जेड स्क्वायर इंटू डी एम। तो ये जो डिस्क है ना, ये जो मैंने छोटी सी डिस्क यहाँ पे ड्रॉ की है ब्लू वाली, इस डिस्क का रेडियस कितना होगा? इस डिस्क का रेडियस होगा जेड टैन थीटा, है ना। तो पाई टाइम्स जेड टैन थीटा का स्क्वायर, सो दैट इज एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। सो दिस इज द वॉल्यूम, है ना, दिस इज द वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द डेंसिटी ऑफ द कोन, सो दैट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ डी एम। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? तो अपन क्या कह सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ जेड स्क्वायर डी एम जो है दैट इज इक्वल टू पाई, रो इज अ कांस्टेंट, टैन स्क्वायर थीटा इज आल्सो कांस्टेंट। तो ये सब नंबर्स कांस्टेंट है, पाई, रो, टैन स्क्वायर थीटा। बचा जेड की पावर 4 dz का इंटीग्रेशन। क्या बचा? जेड की पावर 4 dz का इंटीग्रेशन। तो dz की लिमिट्स कहां से कहां तक लगाएंगे अपन, बताओ? तो dz की लिमिट अपन को लगानी है 0 से लेके कहां तक? माइनस एल तक, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो एल है और ये अपनी माइनस जेड एक्सिस है। एक पॉइंट और, वो क्या पॉइंट क्या है? इस तरफ जाते तो आता है प्लस डी जेड, उस तरफ जाते तो क्या आता है? माइनस डी जेड। तो यहाँ इस डी जेड के साथ में भी एक -1 अपन को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रल ऑफ जेड स्क्वायर डी एम जो होगा उसमें देखें अपन, तो पाई रो इंटू टैन स्क्वायर थीटा एज इट इज बिकॉज इट इज अ कॉन्स्टेंट। तो जेड की पावर 4 अपॉन कितना आ जाएगा? तो जेड की पावर 4 डी जेड को इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा जेड की पावर 5/5। लिमिट्स लगाएंगे तो बचेगा एल की पावर 5/5। राइट, ये माइनस इसके साथ एडजस्ट हो चुका है। और एक चीज और जानते हैं अपन कि मास ऑफ द कोन विच इज कैपिटल एम, इस मास को आप क्या लिख सकते हैं? सो वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द डेंसिटी ऑफ कोन। सो वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज 1/3 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर ऑफ सेम मास डेंसिटी। तो क्या कह सकते हैं अपन इसको? 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एल। राइट, अब एल वगैरह है नहीं अपने पास, यहाँ पे है ना, एल है इधर है, राइट। तो आर नहीं है, तो आर की वैल्यू कितनी होगी? रेडियस ऑफ द कोन इज इक्वल टू एल टैन थीटा, बिकॉज एल इज द हाइट ऑफ द कोन। तो रेडियस को उठा के यहाँ डालेंगे अपन, तो 3 टाइम्स कैपिटल एम की जो वैल्यू होगी दैट इज गोइंग टू बी रो पाई एल क्यूब टैन स्क्वायर थीटा, है ना। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 3। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको सब्सटीट्यूट करते हैं। तो इंटीग्रल जेड स्क्वायर डीएम की फाइनल कैलकुलेटेड जो वैल्यू होगी अपने पास में वो कितनी होगी? 3m अपन लेके आए, रो पाई टैन स्क्वायर थीटा, एल क्यूब बाहर चला गया तो बचा सिर्फ एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, सो दिस वाज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल जेड स्क्वायर डीएम। आई जेड की वैल्यू मैं अलग से एक लेक्चर बना चुका हूं, उसमें बता चुका हूं आई जेड की वैल्यू कितनी होती है। तो आई जेड की जो वैल्यू होती है दैट इज गोइंग टू बी 3/10 एम आर स्क्वायर, आर इज इक्वल टू एल टैन थीटा। तो इसका स्क्वायर हो चुका है। ये दोनों वैल्यूज को यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 2 टाइम्स आई ए की अगर अपन बात करें तो 2 टाइम्स आई ए जो है दैट इज इक्वल टू आई जेड टाइम्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सो दिस इज 1 प्लस cos square theta times iz. So the value of iz is 3/10 into ml square tan square theta. Right? That's it. Plus 2 sin square theta अपन को लिखना है ना। एंड इंटीग्रल जेड स्क्वायर डीएम जो है उसकी वैल्यू कितनी थी? उसकी वैल्यू थी 3ml स्क्वायर बाय 5। अब एक काम करो यार अब क्या काम कर सकते हैं अपन? तो इस tan स्क्वायर थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो बचेगा अपने पास में क्या? तो ये नंबर पहला वाला जो है वो तो एज इट इज आएगा, है ना। अब इस चीज को अपन को सिंप्लीफाई करना है, तो देखो 2 3 6/5, है ना। ठीक है, तो आई ए की वैल्यू निकालते हैं, इस 2 को बाद में देख लेंगे। तो ठीक है, tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं अपन sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा जो है वो कैंसिल हो जाएगा, है ना। एक टर्म tan स्क्वायर थीटा वाली एज इट इज आएगी, राइट। तो cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा अपन ने कैंसिल किया, तो सिर्फ अपने पास sin स्क्वायर थीटा वाली टर्म बचेगी। तो बचा अपने पास में ml स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, इधर भी है ml स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो लेट्स डू वन थिंग, ml स्क्वायर इंटू sin स्क्वायर थीटा को ले लीजिए आप कॉमन। तो ml स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा को कॉमन लेने पे यहाँ पे बचता है 6/5 प्लस ml स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा को कॉमन लेने के बाद में बचेगा 3/10, है ना। और tan स्क्वायर थीटा वाली टर्म एज इट इज है अपने पास। तो tan स्क्वायर थीटा वाली टर्म है कितनी? 3/10 ml स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अब एक काम करो, उधर जो 2 था उससे डिवाइड करेंगे अपन, तो उधर वाले 2 को इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे भी एक 2 मल्टीप्लीकेशन में आएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो फाइनल वैल्यू आएगी, तो ये नंबर कितना है देखो, 10 का एलसीएम लोगे तो 12 प्लस 3 15, 3/2 2 जा 4, सो इट इज 3/4 टाइम्स ml स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस
3/20 टाइम्स, राइट? सो 3/20 टाइम्स ml स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अब पूरे में से 3/4 को कॉमन ले लो, है ना? 3/4 ml स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आंसर से मैच करने के लिए 3/4 ml स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इसको अपन ने लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचा अपने पास में 1 + 1 अपॉन, तो दिस इज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। 5 4 जा 20 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, इधर क्या था अपने पास में एक्स्ट्रा, कॉस स्क्वायर थीटा। सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड कोन अबाउट अ स्लांटेड एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कोई मतलब नहीं है किससे, मास डेंसिटी से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन देख चुके हैं स्केलिंग में अच्छे से कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑलवेज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू व्हाट, ml स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, थीटा इज अ कांस्टेंट। तो ये चीज तो हरदम वैलिड है, इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू ml स्क्वायर, राइट? इतना हो चुका है। अब इसकी स्केलिंग वगैरह भी कर सकते हैं अपन, इसमें कोन फ्रैक्टल भी बना सकते हैं, ठीक है? तो बहुत डीप सब्जेक्ट है ही है। तो रोटेशनल डायनामिक्स इज वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर्स ऑफ एंटायर जेई सिलेबस फिजिक्स एज वेल एज फॉर ओलंपियाड एग्जाम्स। तो मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर्स में, और भी टफ क्वेश्चंस के बारे में अपन को चर्चा करनी है। तो तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।